कहाँ तक आए थे, किसी को कुछ याद है? आवाज आवाज क्लियर है बेटा? जी मैम। इसे स्टार्ट नहीं किए थे ना हम लोगों ने, कि किया था? किया था मैम। कहाँ तक आए थे बेटा? ये हो गया था मैम। अच्छा, इनको भी स्टार्ट किए थे। 57 पेज नंबर चल रहा था मैम उसका। ओके, गुड गुड। कथा वस्तु याद है किसी को? किसी को कथा वस्तु याद आ रही है क्या, ताकि हम आगे बढ़े? 57 नंबर के पेज तक, 51 नंबर के पेज तक आप आए हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या क्या देखा आपने इस एकांकिका में? सुंदर प्यार भरी एकांकी है। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ तक आए थे, क्या चल रहा था? पेज नंबर 57। हाँ 57 तक तो आ चुके हैं, लेकिन क्या है उसमें ये तो बताइए आप। एकांकिका चल रही है हमारी, लेकिन उसके थीम जो है वह, उसकी कथा वस्तु जो है, क्या आप लोग समझ रहे हो उसे, कहाँ तक आए थे, क्या है इसमें? ऐतिहासिक एकांकी है, पारिवारिक है, सामाजिक है, क्या है उसमें बताओ। ऐतिहासिक एकांकी है ये। हाँ, और क्या क्या है उसमें? कोरोना का भोर का तारा। हाँ। हम्म। हाँ। मैम इसमें एक शेखर नाम का व्यक्ति रहता है जो उज्जैन से है, और वो मतलब कवि है। ओके। एक माधव गुप्ता है। हम्म। नहीं, एक माधव है जो कि शेखर का जो मतलब शेखर का फ्रेंड है, वो है माधव। हम्म। अ, वो एक राज्य में कर्मचारी है। हम्म। और एक छाया थी जो कि शेखर की बाद में पत्नी है, पहले शायद प्रेमिका थी। हम्म। और जो ये भोर का तारा जो एकांकी है, ये गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी है उज्जैनी के, जो साधारण कवि मतलब शेखर जो है, उनके घर में चल रही है। गुड, वेरी गुड। और जो मतलब समय जो मतलब ईयर वो 445 के आसपास। वेरी गुड। चलते हैं पहले दृश्य में। शेखर के घर पे वस्तु थी, या मतलब वो अपनी अपनी जगह पे नहीं थी, अपनी सिचुएशन में नहीं थी, यहाँ वहाँ थी सब घर का हाल देख के। हम्म। और जो बाई थी वो एक मतलब एक साइड में चादर वगैरह मैली वगैरह पड़ी थी, मतलब घर गंदा सा घर था उनका। हम्म। और एक चौकी रखी थी, चौकी मतलब एक बैठने की रहती है। और एक इधर उधर खाना खा के, मतलब भोजपत्र खाना खा के वो डिस्पोजर की थालियां रहती, शायद वो होंगी, इधर उधर पड़ी थी। हम्म।
और एक जगह थी जहाँ पे कुछ पात्र भी रखे थे। हम्म। और घर के पीछे की तरफ एक खिड़की है। हम्म। और बाई तरफ जो दरवाजा है वो अंदर जाने के लिए है। हम्म। और दाया बाहर आने के लिए है। हम्म। और दीवारों पे कई आले या ताक है। हम्म। जिसमें दीपदान या कुछ और रखा जा सकता है। आले मतलब इसे छोटा सा दीवार के अंदर ही एक कबर्ड टाइप बना दिया जाता है, जो कि सिर्फ मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है वो। अच्छा। जो शेखर है वो गुनगुनाते हुए टहलता है और बैठकर कुछ लिखता है। मतलब वो सोचता है कि कवि अ, बनने का है। हम्म। मतलब वहां पे जो कुछ होता है, जो कहता है वो सब लिखता है वो। फिर हम्म। जो शेखर जो है जो शेखर जो है वो अंगुलियों का आतुर करते हुए मैं मतलब फिर ये जो शेखर और माधव है इसमें बातचीत चलती है। फिर जो हम्म। शेखर है वो बताता है कि कवि क्या होता है। मतलब शेखर जो है उसे एक कविता मतलब एक भीख मांगने वाली कह सकते हैं अपन उसको, वो भीख देता है और उसमें उसको कविता दिखती है। और एक उसकी पत्नी, ये दो उसको प्रिय है। हम्म। फिर जो शेखर है वो उसे बताता है कि मतलब वो जो राजा है उसे ना किसी कवि ने लिखी हुई कविता पसंद आई। हम्म। तो फिर शेखर पूछता है कि कैसे, वो कौन था। तो फिर जो माधव है वो शेखर को बोलता है कि वो कविता तुमने ही लिखी थी। हम्म। और चलिए ठीक है ना। लेकिन अभी अभी आपने एक बात कही यहाँ। यस। पेज नंबर 54 54 इस पर एक वाक्य आया हुआ है। कवि शेखर का गृह मतलब घर परिवार सब वस्तुएं अस्त व्यस्त, बाई और एक तख्त पर मैली फटी हुई चादर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी इत्यादि, इधर उधर भोजपत्र बिखरे पड़े हुए। तो यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट दिया बेटा कि खाना खाने के पश्चात जो पत्र होते हैं वो वहां पर डाली गई, ऐसा आपका कहना था। तो आपको हम समझा दें कि ये भोजपत्र है बेटा। जिस भोजपत्र, ये देखिए कागज आज हमारे पास आ रहे हैं ISM 50 के, ISM 100 के, है ना। सबसे बढ़िया पेपर यदि कोई होगा तो ISM 100 का होगा। आप लोग यदि ड्राइंग वगैरह बनाते होंगे तो आपको वो पेज बहुत ही अच्छा होता है वो ड्राइंग बनाने के लिए, क्योंकि उसमें डॉट्स बहुत सिंपल एंड बहुत स्वीट होता है। वह हम कहे कि उसका जो होता है ना कवर, वो बहुत बेस्ट रहता है। तो भोजपत्र मतलब क्या कि कागज, कागज बनने से पूर्व ऐसे पत्र हुआ करते थे जिन पर हम लोग लिखा करते थे, है ना। और ये कवि है, आपको याद दिला दो कि कवि होने के नाते उनके सामने चौकी है, उनके पास लेखनी है और भोजपत्र बिखरे पड़े हैं। आज भी लड़कों का जो रूम होता है ना, वो लड़कों का रूम बड़ा साफ सुथरा होता है, उसमें यहाँ वहाँ कागज वगज पड़े हुए नहीं मिलते। लेकिन लड़कियों के रूम में सब मतलब ये इतिहास है, लड़कियों के रूम में सब जगह पे कागज रहते हैं, पेन पड़े रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है ना। तो ये जो भोजपत्र है बेटा, ये भोजपत्र खाने के पत्र नहीं है, आपको याद दिला दो। ये कागज है, कागजों पर उस समय में लिखा जाता था। आज वो नहीं मिल पाएंगे शायद ही, वो भोजपत्र हमें नहीं मिलेंगे, देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे भोजपत्र को खाना नहीं कहा जाता, खाने के पत्र नहीं कहा जाता, तो वो कागज थे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सटीकता से आपने बेटा उसके हिस्ट्री को बता दिया, सुंदरता से उसकी कथा वस्तु को आपने बताने का प्रयास किया, क्योंकि क्या होता है, डिस्टेंस आ जाता है, 3 दिन यहाँ और 3 दिन वहां, तो 3 दिन में आप लोगों का बहुत कुछ गैप हो जाता है, तो जिस गैप के कारण आप लोग उसे समझ नहीं पाते हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आप गैप भी होता है तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ लेते हो। देखिए बेटा यहाँ पर ना जो हमारा शेखर है और जो छाया है, यह दो पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो इन्हीं दो पर हमारी एकांकिका आगे चलती है। उज्जैनी का एक कवि है ना, और शेखर की प्रेयसी पहले होती है और उसकी पत्नी बाद में होती है। हम लोग तो पहले प्रेयसी की बात करें, रोमांच कैसे आता है इस एकांकिका में, उसे आपके सम्मुख रखते हैं कि एक कवि होने के नाते जब वो कुछ कविता लिखता है ना, और जब उस कविता को वह पढ़ती है, कौन, माया पढ़ती है, तो फिर माया की उस, छाया, हाँ, छाया। ओके, गुड, मतलब आप लोग यहीं पर हो, अच्छा लगा। तो जब वो छाया पढ़ती है ना, तो उस कविता में वो क्या कहती है, दोनों का मतलब उसका जो दोस्त है, शेखर का मित्र है, सच्चा दोस्त हम जिसे कहेंगे, कि वो जो दोस्त है वो भी क्या कहता है कि हाँ, जब आपने उस कविता को बताया तो उस कविता में ऐसा क्या है ना, तो वो कहता है कि तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो क्या सुनाता है, तो वह कहता है कि देखो, स्वर्ण कर्ण प्रिय को रहा निहार, मतलब वह पंक्ति सुना ही रहा है, और तब उठकर वो माधव की ओर कहता है, क्या कह रहे हो, यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधों को पकड़ लेता है, तख्त पर बिठा लेता है, बैठने के लिए कहता है, और क्या तुमने भोर का तारा देखा है कभी। माधव कहता है क्यों। शेखर कहता है कैसा, वो अकेला सा जान पड़ता है, एकटक देखता रहता है, जानते हो क्यों, नहीं जानते। तख्त के दूसरे भाग पर बैठा हुआ, और वो कहता है एक बार रजनी बाला, मतलब जो रजनी बाला है, देखिए उसका कितना सुंदर मार्मिक चित्रांकन किया है कि वो तारा अकेला क्यों रहता है ना, शायद हमें भी नहीं पता था। वो कहता है कि एक बार रजनी बाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली, गहरे नीले कपड़े पहनकर, जिसमें सोने के तारे टंगे थे। जो ही वह निकट पहुंची, त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। फिर क्या हुआ, मतलब देखिए कि जैसे प्रियतम की बात चलती है, प्रियतम और प्रियतमा की जब दोनों मिलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लज्जा स्त्री का आभूषण है, और उसी आभूषण को ये जो रजनी वाला है, वो जैसे ही उसके निकट पहुंच जाती है, गहरे नीले कपड़े पहनकर आती है, तो लज्जा की आंधी आती है और रजनी को उड़ा ले चलती है, और फिर वो अकेला रह जाता है, प्रभात अकेला रह गया। शेखर कहता है नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर खींच लिया। जानते हो, यह भोर का तारा है ना, वो छोर से टका हुआ सोने का कण है, एकटक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है, क्यों। माधव कहता बहुत ऊंची कल्पना है, लिखी चुक क्या, मतलब उसे लिख चुके क्या। शेखर कहता अभी तो और लिखूंगा, बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए। माधव कहता है अब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर। शेखर कहता है क्यों। माधव कहता है तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। शेखर कहता है कभी कभी दिल में ख्याल आते हैं क्या। कभी कभी दिल में ख्याल आते हैं क्या, नहीं ना, आप लोग यहीं पर हो ना। यस मैम। गुड। कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। माधव कहता है मुझ में, तुम अटखेलियां करना जानते हो,
शेखर, कविता तो कोमल हृदयों की चीज है। मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञ और सैनिकों के तो छूने बस से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत है। माधव कहता है, मतलब देखिएगा कि शेखर कहता है कि मुझे तो तुम में भी कविता दिखाई देती है। आप में से कोई कविता करता है क्या? आप में से कोई कविता करता है क्या? बोलोगे कोई? नो मैम। कोई भी नहीं? अरे इतने उदास मत हो यार, कविता करना सीख जाओ तो कविता बहुत ही मस्त वाली होती है ना? तो कविता करते रहो, क्योंकि आपको बताया हमने शारदीय में आपको कविता लिखनी है। जो कविता नहीं करते वो भी कविता करने लग गए अभी तो। लघु कथा करो, को कविता नहीं आती है तो शॉर्ट स्टोरीज लिखो। लिखो, लेकिन आप लोगों को लिखना चाहिए बेटा। कितनी बार मांग चुके हैं आपको, है ना? मतलब जैसे दया की भीख मांगते हैं ना, वैसे भीख हम आपको मांगते हैं बेटा। लिखो लिखो और लिख कर दो, कम से कम जैसे भी हो हम उसे फेरवे करवा देंगे और आप तक पहुंचा देंगे। चलिए, आपसे होगा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कांटेक्ट कीजिए। तो शेखर को कविता दिखती है माधव में, और माधव कहता है कि हमें को कविता नहीं बन सकती। कविता तो कोमल हृदयों में रहती है, हमारे जैसे कामकाजी, मतलब काम करने वाले राजनीतिज्ञ, सैनिकों में। ऐसे तो जब हमारे दिल में आएगी तो मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया के और ढेर सारी उलझने हैं। शेखर कहता है, माधव, तुमने कभी ये सोचा भी है कि उन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग भी तो हो सकता है? माधव कहता है, और हम लोग करते ही क्या? रात दिन मनुष्यों की नई नई उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते हैं। मतलब देखिए, शेखर और माधव इन दोनों की चर्चा क्या है कि तुम इन उलझनों से कभी बाहर निकलने का मार्ग भी तो होगा। माधव तुरंत कहता है, हम लोग नई नई उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते दिन भर। शेखर कहता है, यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों के बाहर कभी न लाते हैं। कवि इसका प्रयत्न करते हैं, पर तुम उन्हें पागल कहते हो। देखिए, ऐसा ही होता है। मतलब हम आपको समझा दें कि जब बात चलती है ना मनुष्य की और आमतौर पर कवि की, तो कवि को अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो मैं कविता लिखने के लिए कहा, और यहाँ तो कवि को पागल की उपाधि दे रहे हैं। तो बेटा, लिखने वाला हर साहित्यकार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वह नारी हो, वह अपने धुन में लिखा करता है ना? और जब वो लिखता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। अब देखिए, समय बहुत बच रहा है, आपका आने जाने का समय बच रहा है, आप घर पर हो, स्वस्थ हो, और शायद ही घर के भी कामों से अभी आपको फुर्सत मिल गई हो, क्योंकि अब तो ये सब सब कार्य आपके वेपर्स पापर्स बनाने बंद हो गए होंगे, है ना? क्योंकि अभी मार्केट भी डाउन चल रहा है, तो जिसके कारण आप लोग भी घर पर हो, समय मिल रहा है, तो वो कामों में भी यदि आपको समय मिलता है तो जरूर आप कविता लिखने का आनंद लें, कोई आर्टिकल लिखने का आनंद लें, और सुंदरता से उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। माधव कहता है, कवि, तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास न करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन एक कर्तव्य है। शेखर भावुक हो जाता है। मुझे तो जीवन के प्रति सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, वही जीवन दिख पड़ता है। स्वर बदलता है, माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? माधव कहता है, हाँ। शेखर कहता है, मैं उसे सदा भीख देता हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? दया सज्जनस्य भूषणम। दया। मैं तो उसे इसलिए भूख भीख देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों में बेबस गड्ढे,
एक तरफ एकटक देखते हुए मानो उसे मानसिक चित्र में खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने इसे सांचे में ढाला हो। बेटा, आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि शेखर किसे भीख देता है? फिर उसमें आएगा माधव, फिर उसमें आएगी छाया, फिर उसमें आएगी एक अंधी भिखमंगी। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी शिल्पी ने किसी शिल्पी ने किसे सांचे में ढाला है? सवाल कैसा पूछा जाएगा या आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हो। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि शेखर कविता लय की व्यथा किसमें देखता है। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि झुर्रियोंदार चेहरा, कांपते हुए हाथ, आंखों के बेबस गड्ढे किसकी मानसिक चित्र में खो जाता है। आपको याद दिला दूं कि शेखर और अंधी भिखमंगी, इसी के इर्द गिर्द यह सवाल आपको पूछा जाएगा। पेज नंबर 56 आप लोग प्रश्न तैयार कर रहे होंगे। 3 एकांकियां हमारी हो चुकी हैं। एक के भी प्रश्न आए नहीं है, शायद पूजा ने दीपदान पर डाले हैं, बाकी ने नहीं डाले। आज आप लोगों को होमवर्क है, आज आपके प्रश्न तैयार होके आने ही चाहिए। प्रश्न यदि आते हैं तो ही कल का लेक्चर होगा। प्यार भरी चेतावनी समझो, डांट समझो, फटकार समझो, जो चाहे वो समझो। इसलिए आपको बेटा ये हम कहते हैं ताकि आपको जब हम इस प्रकार के प्रश्न तैयार करने के लिए कहेंगे तब आप उसे लिखोगे, है ना। लिखने से पहले आप उसे पढ़ोगे, पढ़ते हुए आप उसे समझोगे, है ना। और जब समझते हैं, देखिए पहली बार तो आप उसे पढ़ते हो, आपको पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आप उसे एक बार फिर से पढ़ते हो, सुनते हो, फिर आपकी आंखों के माध्यम से चले जाते हैं, फिर आप उसे लिखने का प्रयास करते हो, और फिर 5th टाइम मतलब 5वीं बार जब आपको गूगल फॉर्म के जरिए आपकी टेस्ट ली जाती है तो ये आपका रिपीटेशन हो जाता है, और जिस रिपीटेशन के माध्यम से आपके जो सवाल हैं उन सवालों की यात्रा को बरकरार रखने में हम भी कामयाब होंगे और आप भी। इसलिए क्योंकि हो सकता है कोविड महामारी की वजह से आपकी ये जो सेमेस्टर है वो भी इसी प्रकार ऑनलाइन ही होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, न तो आपको न तो हमें। क्लियर? प्रश्न यस मैम। प्रश्न आ जाएंगे आज। यस मैम। देखिए कितने लोगों को टेंशन आ गया, प्रश्न बनाने के लिए बोल दिया तो टेंशन आ गया क्या? ऐसा होता है कि बेटा टेंशन ले रहे हो? देखिए नो मैम। गुड गुड, वेरी गुड। जब आप लोग प्रश्न तैयार करोगे ना तो बेटा इसका फायदा मुझे बिल्कुल नहीं है ना। हम तो अपनी ओर से प्रश्न बना ही रहे हैं। जब हम बना रहे हैं तो ये प्रश्न हम लिख भी तो सकते हैं, ऐसे प्रश्न हम बना भी तो सकते हैं, और जब ऐसे प्रश्न हम बना देंगे, आप लोगों तक पहुंचा देंगे तो हमारे गूगल फॉर्म तैयार हो जाएंगे इजीली। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ये तैयारी हो, आप ये प्रश्न तैयार करें ताकि आपको इसकी आदत बने, है ना। अदरवाइज हम लोग उन प्रश्नों की यात्रा इसलिए भी करवाते हैं ताकि आप उस बहाने ही क्यों ना हो आप उस एकांकिका को पढ़ो, और जब तक आप उस एकांकिका को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको क्लियर नहीं होती है। ओके, चलते आगे। फिर माधव क्या कहता है कि इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन तो जान पड़ता। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गाड़ते हुए शेखर टाट में रेशम का एक पैबंद क्यों नहीं लगाते हैं? ऐसी कविता तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। तू किसकी प्रशंसा में कर रहा है? तो अंधी भिकमंगी, है ना। शेखर कहता है किस देवी की? माधव कहता है यह तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर कहता है मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव कहता है अपने को आज तक किसी ने जाना है शेखर? शेखर कुछ समझकर झेपता सा, पागल। शेखर सच बताओ, तुम माया को प्यार करते हो? मायानी मैम छाया। गुड। शेखर कहता है मंद गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे?
माधव कहता है बहुत प्यार करते हो? शेखर कहता है माधव, जीवन में मेरी दो ही तो साधना है, तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता हुआ। कौन सी दो साधना है उसकी? शेखर की सवाल आपको ऐसा पूछा जा। छाया और कविता। गुड। अरे यार, एक म्यान में दो तलवार बैठ सकती है क्या? आप कविता का भी नाम ले रही हो और छाया का भी नाम ले रही हो। डू यू पॉसिबल? मैम छाया जो है वो उसकी पत्नी है, और कविता मतलब वो जो उसको भीख मांगने में दिखती है। अच्छा, मतलब कविता नाम की कोई दूसरी लड़की नहीं है ना? नहीं मैम। ओके, गुड गुड, मतलब आप लोग उसे समझ। नहीं मैम। गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। ओके। हाँ, छाया का प्यार और कविता। खिड़की के सहारे दर्शकों की ओर मुंह करके वो खड़ा हो जाता है। माधव कहता है और छाया? शेखर कहता है हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते हैं। माधव कहता है उठकर शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। शेखर कहता है नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी भी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि माधव, शेखर और छाया, इन दोनों के बीच कौन आता है? पर्याय दिए जाएंगे आपको, कविता, भिकमंगी, शेखर और देवदत्त। देवदत्त। गुड, ऐसे सवाल तैयार कीजिए आप। माधव कहता है क्यों? शेखर कहते हैं तुम पूछते हो क्यों? तुम तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि माधव किस दरबार में या किस राजा के दरबारी है, किस राजा के दरबार में कार्य करते हैं, है ना? सम्राट स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, सम्राट मौर्य है, इस प्रकार के जो है ना वो आप लोग डालते चले जाए। देवदत्त कौन सा कार्य करता है? देवदत्त एक मंत्री है ना? एक मंत्री है, मंत्री की बहन है, और मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध? देखिए ना कितनी बड़ी यथार्थता शेखर ने अभिव्यक्त की है। माधव कहते हैं मामूली कवि? शेखर तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर कहता और क्या समझो, राजकवि। माधव कहता है सुनो शेखर, तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। शेखर कहते समाचार? माधव कहता हाँ, मैं कल रात राजभवन गया था। इसमें तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही यह है। माधव कहते हैं नहीं, कल एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था, गाने हुए, दावत हुई, मतलब जो गाना वहां पर प्रस्तुत किया गया। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रीझ ही गए। शेखर उकता कर, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव कहता इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा। पता चला कि उसका नाम शेखर है। क्या हुआ भाई, ये बच्चियां क्यों निकल रही है बाहर? क्या मैम? हाँ जी, पता नहीं मैम। बोर हो रहा है आपको? इतनी प्यारी प्यार भरी एकांकिका है और आप लोगों को बोर हो रहा है क्या? मैम नेटवर्क इश्यू हो सकता है ना। अच्छा, अच्छा, आपने तो तुरंत उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया यार पूजा, है ना? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि आपको बोर हो रहा होगा, क्योंकि इतनी प्यारी एकांकिका चल रही है तो बोर तो होगा नहीं आपको। चलिए, तो यहाँ हम लोग आते हैं कि सम्राट पूछता है कि इसका गीत किसने गाया, मतलब गीत गाने वाली ने तो इतना सुंदर गीत गा दिया, लेकिन इस सुंदर गीत का रचनाकार कौन है? और फिर आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि सम्राट ने उस गीत को बनाने वाले रचनाकार का नाम पूछा, तो उस रचनाकार का नाम क्या है? तो फिर उसमें आ सकते हैं अलग अलग पर्याय, उन पर्याय को तैयार कर लीजिएगा, लेकिन उसका करेक्ट आंसर क्या है? माधव। इज दैट क्लियर? शेखर है मैम, माधव नहीं है। गुड गुड, वेरी गुड। शेखर कहता है चौंक कर, क्या? माधव कहता अभी तो और सुनो।
उस युवती ने सम्राट से कहा, अगर आपको यह गाना पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराजाधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। देखिए, उस युवती ने कितना बड़ा काम कर दिया। उस युवती ने इतना बड़ा काम कर दिया कि यदि सम्राट आपको ये गाना ही पसंद है तो उस लिखने वाले कवि को दरबार में क्यों नहीं बुलाते आप। और फिर क्या, अब उसे संदेशा भिजवाएंगे। फिर कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में वह पहुंच जाएगा। शेखर कहता है मैं। माधव कहता है श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है। शेखर कहता है मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो। माधव कहता है सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहा हुआ। शेखर कहता हाँ, वो युवती कौन है। माधव कहता है अब यह भी बताना होगा। तुम भी बुद्धू हो, क्या इसी बूते पर प्रेम करने चले थे। शेखर कहता ओह छाया। माधव का हाथ पकड़ते तुम कितने कितने अच्छे हो। माधव कहता है और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्षशिला जाकर वहां के क्षत्रप वीरभद्र के विद्रोह को दबाए। आर्य देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा, उनका मंत्री बनकर, समझे। शेखर शेखर तो आप स्वप्न में लीन हो गया। तो क्या सची छाया ने कहा, सची। माधव कहता है शेखर, 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी, भला बताओ तो। शेखर कहता है माधव, इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता। माधव कहता है न करो विश्वास, लेकिन भले मानस छाया क्या इस कूड़े में रहेगी। या बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर, लापरवाही की कोई सीमा होती है। देखिए, एक कवि है, और आपको बता दूं कि जो कवि होते हैं वह बड़े निठल्ले होते हैं। मतलब जितने कवियों को अभी तक देखा है ना, तो उनके घर में ऐसे ही बिखरे हुए कागज होते हैं, कितने दिनों से पड़ी हुई चटाई टूटी हुई है, फटे हुए वस्त्र, मतलब उनको कोई लेन देन नहीं रहता इन सभी चीजों में। तो यह लापरवाही है इनकी, शेखर की। तो शेखर को समझा रहे हैं कि क्या यह इस जगह पे रहेगी, इस कूड़े खानों में। फिर कहता है मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ। माधव कहता और फिर शेखर कहता है मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, संध्या में सूर्य की किरणों को अपने गोद में समेटने वाले बादल के टुकड़ों के, सुबह को आकाश के कोने पर टिमटिमाने वाले तारे की। माधव कहता है एक चीज रह गई। शेखर कहता है क्या। माधव कहता है जिसे तुम दिन में वृक्ष के नीचे फैले देखते हो ना, उठ कर खड़ा हो जाता है। शेखर कहता है वृक्षों के नीचे। माधव कहता है जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। शेखर कहता है दर्पण में। माधव जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो। निकट आ जाता है। शेखर समझ समझ कर उसे बच्चों की तरह, छाया। माधव मुस्कुराता है, छाया। अब यहाँ तक हमारा पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यस मैम। किसी यस मैम। किसी को कोई सवाल होता है तो पूछ सकते। नो मैम। पूरा क्लियर हो रहा है, किसी के माइंड में कोई सवाल। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। यस मैम। ओके, अब चलते हैं देवदत्त के भवन में, जहां जहां कौन होगा अभी। छा छा छाया। आप देखिए, शेखर और छाया जहां पर रहते हैं, कमरा सजा हुआ और साफ है। दीवारों पर कुछ चित्र खींचे हुए हैं। कोने में धूपदान है। सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है। बराबर में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं।
दूसरी ओर एक पीढ़ा है जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। ये पता होगा ना आपको, अंगीठी घर में ही रखी जाती है, मतलब ऐसे कि जब ठंड होती है, ठंड के दिनों में, तो उसमें बस आग डाल दी जाती है। आग एक्चुअल में रहती है, घर में वो जलती रहती है, ऐसा एक कोना होता है। कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो होता, आप कोई कल्पना करते हुए, आग बंद करते हुए आपकी आंखों के सामने आ गई होगी, केवल कल्पना कीजिए आ गई होगी। यस मैम, बहुत सारी पिक्चरों में देखा है। यस। दीवार के एक भाग पर एक अलगनी है जिस पर कुछ धोतियां इत्यादि टंगी हुई है। अब छाया का वाक्य क्या है देखिए। सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद, गांधीर्य का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण, गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठीक स्थान पर संभल कर रखी हुई है, साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी है। कुछ देर बाद वह पीढ़े पर बैठकर अंगीठी को ठीक करती है। उसकी पीठ द्वार की ओर है, अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि उसे बाहर पैरों की आवाज नहीं सुनाई देती, और वह गीत गाती चली जाती है। प्यार की है क्या यह पहचान, प्यार की है क्या यह पहचान, चांदनी का पाकर नवस्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान। पवन को परस सलिल की लहर, नृत्य में हो जाती लयमान। प्यार की है क्या यह पहचान, सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूट उठता चिड़ियों का गान। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण। प्यार की है क्या यह पहचान। और उतने में धीरे से शेखर का प्रवेश, कंधे और कमर पर ऊनी जो शाल होती है ना वह, और उसके बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला, द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ छाया का गीत सुनता है। शेखर थोड़ी देर बाद धीरे से, छाया, छाया सुन ही नहीं, छाया उसे सुन ही नहीं पाती है। गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद फिर से एक बार छाया, छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, एक साथ मुंह फेर कर ओफ। शेखर कहता है, छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है। छाया कहती, कौन से। शेखर छोटी चौकी पर पहले तो अपनी बगल वाला ग्रंथ रखता है, और फिर उस पर दुशाला रखते हुए एक बहुत सुंदर से। छाया कहती है, सुने कैसी कहानी है। शेखर कहता है, राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर निछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से एक नई कविता सुनता, नई और सुंदर कविता। छाया कहता, सीढ़ी पर बैठ जाती है, चुबुक को हथेली पर टेकती है। शेखर, परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया कहती, क्या। वह अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता, मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। छाया कहती, राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ। शेखर कहता, नहीं, उसने सोचा कवि के घर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात का तीसरा पहर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। छाया कहती, उसके बाद शेखर कहता है, उसके बाद राजा ने देखा कवि लेखनी लेकर तैयार बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर, बहुत सुरीला स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया कहती है, फिर। शेखर कहता है, फिर क्या। राजा महल को लौट आया, और उसके बाद उसने कवि से कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि वह सुबह ही क्यों कविता सुनाता था। भला बताओ तो, क्यों ने पूछा। छाया कहती है, बताओ।
शेखर कहता है हाँ। छाया कहती है राजा को ये मालूम था कि उस गाय का